गणेश जी का जयकारा बोल के शुरुआत कर लें। ओम जय गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। जय चलो श्री आप गणेश। ओम जय गम श्री गणेश। गणपतये नमः। मैं शुरू करूं भाई साहब? जी जी। विश्वनाथ जी धन्यवाद। मैं रघु शरण कोतवाल वाला ब्रिज कला केंद्र की आज की जूम वार्ता में आप सभी अतिथियों और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वार्ता अत्यंत ही रोचक और सफल रही और इसके लिए हम डॉक्टर भगवान मकरंद जी का पुनः धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जो जो बताया उसमें ब्रिज के अनेक छुपे हुए महत्वपूर्ण मंदिरों का दर्शन कराया, जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ रहे। आज की हमारी वार्ता का विषय है शालीनता से दीर्घायु पाएं, उत्तम स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु। अगर बड़ी अवस्था में भी हम लोगों के हाथ पैर ठीक से चलते रहें तो यकीन मानिए बड़ी अवस्था में, बड़ी लंबी उम्र में भी जीवन में आनंद रहेगा। और इसके लिए आज हमने डॉक्टर प्रसाद को इनवाइट किया है। और अब मैं श्री विष्णु गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रसाद से का स्वागत करें और हमारे इस ग्रुप से उनका परिचय कराएं। विष्णु जी। मैं विष्णु प्रकाश गोयल, ब्रिज कला केंद्र का समन्वयक, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि विश्वनाथ जी ने बताया, ब्रिज कला केंद्र का प्रादुर्भाव 1945 में हुआ था और तब ये हमारी ब्रज साहित्य मंडल के नाम से थी। 1960 में ब्रिज कला केंद्र में ये परिवर्तन। ब्रिज कला केंद्र का एक बृहद 4000 वर्ग गज जमीन पर सांस्कृतिक केंद्र भी मथुरा में निर्मित हो रहा है। उसी संदर्भ में हम दिल्ली केंद्र से ये वार्ता आयोजित कर रहे हैं। हमारे आज के वार्ताकार डॉक्टर एस प्रसाद, इनका जन्म पटना में हुआ है। इन्होंने अपनी MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स की शिक्षा GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से प्राप्त की है। He has 12 foreign fellowships so far. He has 15 international paper presentation in different parts of the world. He has done more than 10,000 joint replacements so far and is the only orthopedic surgeon to achieve this feat in central India. Have done live joint replacement surgery demonstration in various hospitals all over India, including AIIMS. He was one of the 25 doctors honored by his own alma mater in the Golden Jubilee celebration of the GSBM Medical College, Kanpur. Inspiring Orthopedician of India Award by Economic Times 2017. He has been honored by various Rotary clubs, honored by various branches of IMA, has been awarded Best Individual Member of the Year in Uttar Pradesh by the state IMA in Saharanpur annual meet for the year 2009 and 10. He is also president of Ekal Vidyalaya कानपुर चैप्टर। हम बहुत ही ऋणी हैं कि डॉक्टर प्रसाद ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और इतने विद्वत्ता पूर्ण अपने करियर के साथ आज अमूल्य एजिंग ग्रेसफुली ये ऊपर वो वार्ता दे रहे हैं जो समाज के लिए और व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। मेरी ऐसी कामना है। मैं डॉक्टर प्रसाद से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी वार्ता प्रारंभ करें। डॉक्टर प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। विष्णु गोयल आप लोग को बता दें, एक रखते हैं और
उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इसमें भी बोलो, और मैंने बोला हाँ ये टॉपिक तो मैं बोल सकता हूँ, और अपने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट से अलग हटके भी कुछ बोला जा सकता है। मैं और भी लेक्चर देता हूँ इधर, लेकिन हाँ ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी आई हैं, जैसा अभी मेरी बात हो रही थी, जो नॉलेज अभी आई है, अगर शायद मैं 30 साल की उम्र में जब था तब ये सब नॉलेज होती, तो मेरे लाइफ का क्वालिटी शायद और अच्छा होता। पर कभी भी इट्स नो, अभी भी कोई देर नहीं हुई, हम लोग तब बदल सकते हैं। और पहला स्लाइड इसी पे है, जो बदलने की बात पे। ये जो स्लाइड है पीछे माउंट फूजी है, जापान का है। और हम लोग इसी साल गए थे। और जापान एक ऐसा देश है जिसके बारे में अगर आप देखें तो 1940 के पहले वहाँ के लोग दुनिया के सबसे क्रूर लोग कहलाते थे। उसके ऊपर बहुत मूवीज बनी है, पिक्चर्स हैं, किताबें हैं। पर आज की तारीख में जापान जितना शांति प्रिय और सभ्य देश ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं दुनिया घूम चुका हूँ, और वहाँ के लोग का स्वभाव, बात करने का तरीका, लहजा और एटीट्यूड वो बिल्कुल ही अलग। जब पूरा एक देश बदल सकता है, तो हम लोग तो अपनी एक छोटी सी बात कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बदल सकते हैं? इसी पे आगे बढ़ते हैं। और एजिंग भी हम लोग को अब एक्सपेक्ट करना है। वो जमाने चले गए जब 60 साल में आप लोग सोचते थे कि अरे अब तो 60 हो गए, अब तो आप रिटायरमेंट लो और तीर्थाटन पे चले जाओ। अब तो लिमिटेड लाइफ बची है। साथियों, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एजिंग तो शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन हम लोग अब जिंदा ज्यादा रहते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो 80, 90 या 100 साल जीवित रहते हैं। और ये काफी बहुतायत है, मतलब आप अपने साथियों में देखिए। लेकिन क्या हम उस लाइफ को और अच्छा, कलरफुल और फंक्शनल कर सकते हैं? इसके ऊपर अब चर्चा होनी चाहिए, और वही हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा नया आ गया है, कैसे हम लोग अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो पहले अगर आप देखें, जो हमारे यहाँ मौत होती थी, जल्दी होती थी, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन सबसे important था। इन्फेक्शन का कोई कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे जैसे सैनिटेशन की बात हुई, जब पता चला, सीवर लाइन आप सोचो, 19th सेंचुरी के, लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ बनना। पहला सीवर लाइन अभी यूएस के बाद इंग्लैंड में लंदन में बना, न्यूयॉर्क में बना। और आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, उसमें एक बॉम्बे भी शहर है। बॉम्बे में बना, इंडिया के 3 शहरों में बना, जिसमें बॉम्बे था, कैलकाटा था, मुंबई अब हो गया है, और कानपुर था, जहाँ पे मैं पढ़ने आ गया था। तो फीवर लाइन ने बहुत बड़ा अंतर किया इन्फेक्शन के कंट्रोल में। और फिर एंटीबायोटिक्स के आने से तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। अब आज की तारीख में अगर आप देखो, पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, कैसे लोग का डेथ होती है। अब हम लोग बीमारी में बात करते हैं, वो इन्फेक्शन से नहीं बात करते हैं। हम लोग कैंसर की बात कर रहे हैं। जैसे तो उम्र बढ़ रही है, तो कैंसर ज़्यादा डेवलप होने लगे हैं। और जिनको हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, नाम ही काफ़ी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज इसलिए कहलाती हैं क्योंकि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल से इसको ले आते हैं अपने शरीर में। इसका मतलब अगर लाइफस्टाइल को बदला जाए तो इनको हम रोक सकते हैं। और वेहिकुलर एक्सीडेंट, एक जो किसी भी डेवलपमेंटल सोसाइटी या डेवलपमेंट होने का ये सबसे बड़ा खामियाजा है, वो है वेहिकुलर एक्सीडेंट। तो जब तक ये ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन तब भी व्हीकल एक्सीडेंट के बाद लोगों को बचाने का जो रेशियो है, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है। हम लोग बोले लाइफस्टाइल डिजीज, अगर आप बात करोगे सब अपने जीन्स को दोष देंगे, भाई डायबिटीज है, क्या करें, मेरे यहाँ तो जेनेटिक्स है। पर आप ये सोचो, अगर डायबिटीज का नंबर इतना बढ़ रहा है, सबके पास तो जीन्स नहीं है, सबके पास तो ब्लड प्रेशर के जीन्स नहीं है। ऐसा क्या है जिसके कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं? तो अपने जीन्स को दोष देना बंद करें, और सोचें कि जीन्स तो वो है, लेकिन हम लोग का जीन्स जो है वो हमको बचाता भी है, ये भी तो सोचें। तो जेनेटिक्स को हम लोग कैसे अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं, आज की तारीख में पूरी दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है। और एजिंग इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड सबसे ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हो रहा है, साउथ में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि एजिंग में शरीर के सेल्स कैसे बदलते हैं,
और हमारे जीन्स उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। इस पे बहुत सारा काम हो रहा है और आपको बहुत अजीब लगेगा, जीन्स को मॉडिफाई करने के तरीके हम लोग के पास हैं। आज की तारीख में इसी पे बात हो रही है। बहुत कुछ कुछ थ्योरी हम बताना चाहें, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कुछ ऐसे पॉइंट जिससे आप सोच सकें। एक फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग आया था, जिसमें फिर एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल बहुत बढ़ गया था, बहुत सारे बिकने लगे थे। ये कहा गया कि सेल्स जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपकी बॉडी बढ़ रही है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन के जो मॉलिक्यूल्स है, केमिकल है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे एंटीऑक्सीडेंट से। फिर देखा गया, उसने मेडिकल कंपनी का बहुत भला किया। अब हम लोग वे को उतने ही है। लेकिन ये भी देखा गया कि जो सेल्स है वो एज करके क्यों रुक जाते हैं। वो एजिंग वाले सेल्स हम लोग के, मतलब एक जो सेल की क्वालिटी धीरे धीरे उम्र के साथ खराब होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके ऊपर फिर काम चलना शुरू हुआ और फिर देखा कि बीमारी सेल्स में नहीं है। क्योंकि कैसे पता चला? क्लोनिंग करके। अगर आप किसी का सेल लेके उसके क्लोन से वो दूसरा बनाए, जो पहला इस तरह से बना वो, अगर आपको याद हो, डॉली द शीप, एक जो इंग्लैंड में बनी थी। अनफॉर्चुनेटली उस शीप की डेथ हो गई लंग इन्फेक्शन से। तो ये कहा गया देखो क्लोनिंग फेल होता है। लेकिन उसके बाद इतने क्लोनिंग के हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे एक कलरफुल क्लोनिंग का केस है, वो है, अगर आप गूगल करोगे, बारबरा स्ट्रेसेंड, एक बहुत सक्सेसफुल अभिनेत्री रही है हॉलीवुड की। उसका एक अपना डॉग, वो 14 साल की उम्र में जब बीमार हुआ, तो उसने उसके सेल्स प्रिजर्व करा लिए और कुत्ते की डेथ हो गई। उसने उस सेल से 4 पपीज बनवाए, 4 क्लोन, जिसमें 2 सरवाइव किए, जिसको 2 उसने रखा। ये बगल में जो फोटो देख रहे हैं, उसमें 2 पपीज उसी के हैं। और वो उस बूढ़े मरने वाली डॉग के सेल से जो पपी बनाए गए थे, वो बिल्कुल ठीक थे। और फिर वैसे जैसे उसका ओरिजिनल डॉग था वैसा था। इसका मतलब उसके सेल्स में कोई कमी नहीं निकली। पूरी लाइफ जीने के बाद, 14 साल का मतलब वो 80 साल, हम लोग का 80 या 100 साल हो जाएगा डॉग के हिसाब से। तो वो सेल, वो भी आज भी उतना ही नया था जितना होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक्युमुलेशन हो रहा है ऐसे सेल्स का, जो डोमिनेट करने लगा है और जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और सेल अगर हम कहें तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और चीजें हैं। जैसे आपको पता हो, ट्विंकल खन्ना जो है, जब अपने लिए लाइफ पार्टनर शादी करने की सोच रही थी, तो वो भी उसके बॉयफ्रेंड थे, सबकी फैमिली हिस्ट्री देखा करती थी कि किसके यहाँ जीन्स है। अक्षय कुमार की भी वो फूफा अटैक हुआ तो उसमें बड़ी परेशान थी। फिर किसी उसके डॉक्टर ने समझाया, अपने फैमिली डॉक्टर से राय लेती थी। डॉक्टर ने समझाया नहीं, फूफा उसके ब्लड रिलेशन में नहीं है। तो अक्षय कुमार जेनेटिक टेस्ट में पास हो गया, इसलिए डिम्पल का मैं डिम्पल बोला, ट्विंकल खन्ना ने उससे शादी की। तो जब ऐसे ऐसे बातें होती हैं तो और रिसर्च होता है और बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है। मैं बस एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जो सोचने का विषय है। हमारे जब डीएनए की खोज हुई तो लगा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पहले तो सेल की बात होती, फिर सेल में न्यूक्लियस की बात हुई, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई और डीएनए की बात हुई। डीएनए में 46 क्रोमोसोम्स हैं जो हेलिकल में है। इसके ऊपर बहुत आपने देखा होगा, क्रिक एंड वाटसन को उसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला। और उसके ऊपर 20,000 जीन्स हैं इस। और ये क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम 2 ट्रिलियन टाइम्स एक दिन में डिवाइड होते हैं। मतलब इतना सेल डिवीजन हमारे शरीर के अंदर रोज हो रहा है। उसमें 20,000 जीन्स हैं और डिवाइड करके डिफरेंट कंडीशन पैदा करते हैं। और उन कॉम्बिनेशन से जेनेटिक एक्सप्रेशन बदलता है। जब जीन्स आया तो लोगों से अब हमारे पास रामबाण मिल गया। पर जो हमारा एक्सप्रेशंस है, जो बाहर का मेरा बिहेवियर है, जो बॉडी का वेयर है, वो एक जीन का कमाल नहीं है, वो डिफरेंट जीन के कॉम्बिनेशन से होता है। तो डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन से डिफरेंट एक्सप्रेशंस बॉडी को, डिफरेंट आयाम से बॉडी बदलेगी। ये एक बहुत बड़ा फाइंडिंग था और ये बदलता है शरीर के अंदर, आपके आहार व्यवहार विचार सब चीज से। आप सोच नहीं सकते, इसमें विचार भी एक शब्द है। और ये वैसे ही है। मैं 20,000 जीन्स की बात कर रहा हूँ।
आप केवल हम लोग सात सुर की बात कर रहे हैं, केवल सात सुर के म्यूजिक को हम लोग डिफरेंट वे में बदल बदल के इतने म्यूजिक के एक्सप्रेशन बदल लेते हैं। मैं मैंडोलिन बजाता हूँ, उसमें केवल सारे म्यूजिक के उसके इतने कम्बिनेशन हम बजा सकते हैं, डिफरेंट टाइमिंग से, डिफरेंट कम्बिनेशन से। तो आप 20,000 जीन्स को आप सोचो कैसे करेंगे। और वो हर जीन जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है वो एक मैसेंजर आरएनए के थ्रू अपने बॉडी, पूरे शरीर को कम्युनिकेट करता है, बताता है क्या करना है। तो ये सब करने से और पता चला कि हाँ, इसको भी एक हम लोग मॉडिफाई कैसे करें। और ये जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेल्स के अंदर कुछ सेल्स खराब निकलते जाते हैं। हम लोग की शरीर को ये देखना है कि जो खराब सेल है उसको डिस्पोज करते रहें, डिलीट करते रहें, डिस्कार्ड करते रहें। ये कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये वैसे ही है जैसे हम लोग कानपुर वाले हैं, हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब एक मशीन होती है फ्लेक्स, वो पान बरा के पान मसाले के पाउच बनाती है, हजारों पाउच एक एक मिनट में निकलते हैं, उसमें से बहुत सारे पाउच खराब आ जाते हैं। उसको फट से अलग करना चाहिए, क्योंकि वही पाउच दोबारा रिसाइकलिंग में जाएंगे तो उससे और 10 पाउच खराब निकलेंगे। सिमिलरली जो हमारे जब क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं तो जो सेल खराब होते हैं उनको डिस्कार्ड करना चाहिए, वो बॉडी का काम है, उसके लिए अलग सेल्स होते हैं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, वो प्रोसेस में कमी हो गया, तो आपके डेड सेल्स इकट्ठा होते जाएंगे, अल्टीमेटली वो डोमिनेट। या फिर कोई उसमें म्यूटेशन हो गया तो वही कैंसर बनता है। कैंसर सेल्स को भी बॉडी के जो दूसरे डिफेंस वाले सेल हैं वो पकड़ते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। ये प्रोसेस को कैसे एनहांस करें हम लोग, वो भी हमने बोला आहार आचार व्यवहार, इन सब से, अपने कामों से, अपने डाइट से उसको हम पोटेंशिएट कर सकते हैं। ये सब ऐसे पॉइंट्स हो जो बहुत हम लोग को सोचने में मजबूर किया कि लाइफ जो है वो बहुत कुछ हमारे एनवायरनमेंट से डिपेंड करती है, केवल जीन से नहीं। जीन्स को हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डेविड सिंक्लेयर इज फ्रॉम हार्वर्ड, प्रोफेसर है, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं लॉन्जेविटी में, कैसे एजिंग को रोका जाए। इनका प्रिडिक्शन है हार्वर्ड का, अभी लास्ट ईयर 3 साल पहले का, जस्ट पोस्ट कोविड, जो मिस्टर स्वास्थ्य के उन्होंने कहा कि एवरेज लाइफ स्पैन अगले 40 साल के बाद 120 साल का होने वाला है मनुष्य का। उन्होंने 9 फैक्टर्स निकाले, जिसमें एक ये 9 फैक्टर्स हैं जो आपको एजिंग की तरफ ले जाते हैं। अगर आप इसमें से कुछ फैक्टर अभी के ऊपर कंट्रोल नहीं पता चला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और उनका कहना है कि अगर आप ये 9 के 9 कंट्रोल करिए तो हम लोग कभी डेथ ही नहीं हो सकती हमारे बॉडी की। तो कुछ लोग तो डेफिनेटली बहुत भाग्यशाली हैं, उनके जेनेटिक कम्बिनेशन ऐसे हैं जिसको लॉन्जेविटी जीन्स कहते हैं। पर जो लोग भाग्यशाली नहीं हैं उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने जीन्स को ऐसा रखें जिससे कि वो एक्सप्रेशंस में और सेल को बचा ले। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस हो सकती है। एपिजेनेटिक्स कैन बी इन्फ्लुएंस, टेलोमेयर्स कैन बी स्टिमुलेटेड, नाउ वी नो। एक दो पॉइंट को आप कर लो तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, और अगर 9 के 9 पॉइंट आप कर लो तो आप तो कभी मरोगे ही नहीं। तो जो पहले हम लोग पढ़ते थे बहुत लंबी जिंदगी वाले लोग थे, तो शायद शायद अब लगता है वो सही था। अल्टीमेटली हम लोग के सेलुलर डेब्रिस जो बन रही है उसको क्लियर करना है और हेल्दी सेल्स डोमिनेट करना है, क्योंकि 90 साल की उम्र में मेरा एक हेल्दी सेल है, वो अगर उससे क्लोन किया जाए तो दूसरा डॉक्टर प्रसाद का जो बचपन है वो आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट एक मैं बता दूं, ये यामाना का एक ग्रुप ऑफ जीन्स था जिसको आइसोलेट किया इन्होंने, यामानाका ने, जापानीज साइंटिस्ट था। और उसने दिखाया कि एक बहुत बढ़िया कैरियर है, इसको आइसोलेट करके आप एक दवा के थ्रू बॉडी में खा सकते हो, टेरामाइसिन के कैप्सूल में डाल के, और ये बॉडी के अंदर जाके बॉडी के जीन्स को मोटिवेट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है नए तरीके के फैक्टर्स बनाने के लिए। अगर आपका नर्व सेल चाहिए तो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो बाहर और अंदर डाल सकते हो बॉडी में। ये दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन नेक्स्ट डिकेड। और ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2012, तभी बोला 10 के बाद ये बहुत बदलाव सोच में आया, जिसने दिखाया कि कंप्लीट सेलुलर एज रिवर्सल इज पॉसिबल इन पेट्री डिश।
मतलब एक लेबोरेटरी के अंदर पूरी ईस्ट सेल को वापस उसने बड़ा होने ही नहीं दिया, उतने पे मेंटेन कर लिया उसकी। दो मूवीज इंटरेस्टिंग है इसके ऊपर, जो मैं चाहूंगा आप लोग अगर देखना चाहें देख लें नेटफ्लिक्स में। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन एंड द एज ऑफ हैडली, दोनों ये थॉट से है कि एजिंग तो रोकी जा सकती है। दूसरी एक और चीज आई जो निगेटिव भी हो सकती है, एडवेंट ऑफ जीन थेरेपी, वेयर यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द जीन्स ऑफ एम्ब्रियो, जिससे कि जो बच्चा पैदा होगा उसके जीन्स आपके टेलर मेड होगा जैसा आप चाहते हो। चाइना में हुआ, एक चाइनीज साइंटिस्ट ने एक अपने क्लाइंट के लिए $1 million कहा जा रहा है, बहुत पैसे लेके ऐसी बच्ची पैदा की जो उसका कहना था HIV रेजिस्टेंट है, बट आई थिंक इट वाज मोर ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइनर में भी बहुत दुनिया में हल्ला मचा और उसके बाद आदमियों पर रिसर्च रोका गया, ये एक कंसेंसस। लेकिन अभी कहा जाता है कि के कर रहे हैं। लेकिन अब आइए, हमने इतनी बात की, इसको हम लोग प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो है हमारा एक शरीर का जो ढांचा है बोन का, क्योंकि ये ढांचा ही अपने वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन को, दिल को, आंतों को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हम कैसे अपने ढांचे को पहले मजबूत करते हैं और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक विटामिन डी है, दूसरा डाइट है। डाइट अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दुनिया में कहला रहा है, साइंटिस्ट के बीच में डिस्कशन है। एक्सरसाइज, उससे क्या फायदे होते हैं मैं बताऊंगा। पॉस्चर और वेट, ये दो कॉमन सेंस की चीज़ है। आप किसी पॉस्चर में ज़्यादा बैठोगे तो वो आपके जोड़ों को ज़्यादा प्रेस करेगा। अभी भी कहा जाता है कि जो कार्टिलेज में डिफॉर्मेशन होता है, लाइक आप दबा के रखोगे थोड़ा वो दब जाएगा, जब आप हटा लोगे तो फिर वो रिगेन कर लेगा अपना शेप। पर एक लेवल के बाद वो आप दबाए, तो जब भी आप हटाओगे प्रेशर तो थोड़ा सा शेप डिफॉर्मेशन रह जाएगा। वो एड ऑन करते करते आपका जोड़ खराब होता है। तो पॉस्चर को डी स्ट्रेस करना जरूरी है। मतलब आप एक पॉस्चर में बैठे हो तो थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद 3-4 मिनट के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लो। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग करके आप पॉस्चर का डिफॉर्मेशन रोक सकते हैं। एंड वेट डेफिनेटली पर यूनिट एरिया होता है। अगर आप साइकिल के पहिए पे ट्रक का वजन रखेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से पहिए का शेप ही बिगड़ेगा। एक्सरसाइज और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, सबसे बड़ा जो ढांचा है उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। बट कैल्शियम बोन में जाके कैसे अरेंज होगा, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम तो सोर्स है, लेकिन कैल्शियम को साथियों हड्डी तक पहुंचा के अरेंज करने में जो कैटलिस्ट है वो विटामिन डी है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आप हम लोग अगर कैल्शियम खाएंगे भी तो वो हड्डी तक नहीं पहुंचेगा, वो आंतों के रास्ते निकल जाएगा। और इससे कमी से 3 मेजर बोन की बीमारी होती है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट्स में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वो ओल्ड एज में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कुछ और होते हैं जिसको बैलेंस करना जरूरी है। अब हम लोग को पता है कि ये डेफिनेटली 100% रिवर्सिबल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात विटामिन डी का जो हम लोग को धीरे धीरे पता चला वो ये है, सेलुलर हेल्थ रेगुलेशन एंड जीन प्रोटेक्शन। जो जेनेटिक्स हेल्थ की जो मैं बात कर रहा था, जीन्स जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहे हैं क्रोमोसोम्स, तो जीन्स जो बिगड़ते हैं उनको ये हटाता है। मीन जो गलत जीन्स आए, जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसको करेक्ट करता है, और जो गलत है उसको डिस्कार्ड करता है। ये सेलुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अकेला है, और इसी कारण से वो कैंसर के जो सेल्स बनते हैं उनको ये डिलीट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। तो कैंसर में भी उतना ही काम करता है। अब कहा जाता है जो कार्डियोवास्कुलर मसल्स हैं, जो दिल की मसल्स हैं, उसके हेल्थ के लिए, उसके रेगुलेशन में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। और डायबिटिक लोगों को जो इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो रही है, अगर प्रॉपर लेते रहेंगे तो उसमें ये मोटिवेट करता है और बचाता है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी। डिप्रेशन, अब जो 2-3 ऐसे जो इसका ब्रेन पे बहुत बड़ा असर कहा जा रहा है विटामिन डी का। और जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं ब्रेन की, या जो ओल्ड एज में डिमेंशिया की है, उसमें भी, अल्जाइमर में भी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में विटामिन डी का रोल बहुत है। तो इट इज वन ऑफ द वंडर ड्रग्स नाउ। आपने देखा होगा पूरा कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है। आई एम लकी, क्योंकि मैं शुरू से मुझे लगता था इट वॉज मोर ऑफ ऑब्जर्वेशन
मैं शुरू में बहुत केवल एक ही कैल्सिरॉल आता था, एरिक्टॉल 2 ही दवा थी जब मैं पढ़ के निकला था। और मुझे लगता है आज भी कि मेरा गोल्ड मेडल जो एमएस में मिला था वो इसलिए था कि मुझे विटामिन डी के बारे में एमएस करते थे बहुत नॉलेज थी। ज्वाइंट प्लेसमेंट के बारे में तो हमको बोलना मना था कि आप बोल नहीं सकते हो कि आपको आपका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि उस समय 86 में ज्वाइंट प्लेसमेंट कोई बात नहीं करता था। तो कैल्शियम और डाइट और विटामिन डी अलोन इज ए गेम चेंजर, आई कैन टेल यू, सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, डाइट। जो दो वर्ल्ड फेमस डाइट है, एक मेडिटेरेनियन है, एक ओकिनावान है जो ओकिनावा जापान में है। और दोनों कहा जाता है लॉन्जिविटी के लिए। जहाँ ये डाइट है वहाँ पे लोग 90 साल से ऊपर ही जिंदा रहते हैं। जो मेडिटेरेनियन और जो ब्लू जोन कहलाता है वहाँ ज्यादातर लोग 90 साल से ऊपर जिंदा है। तो ये दोनों, अब हम लोग जो कल्चर फैशन है हम उस डाइट के पीछे पड़ गए हैं। पर साथियों, ओकिनावा की डाइट और मेडिटेरियन डाइट दोनों में कहीं कोई सिमिलरिटी नहीं है। मेडिटेरियन डाइट इज फिश और जो लीफी वेजिटेबल्स उसके ऊपर ज़्यादा है। ओकिनावा की जो डाइट है वो फ्रूट बेस्ड ज़्यादा है। नॉ फिश वहाँ पे भी कॉमन है दोनों में, बट तब भी फ्रूट बेस्ड ज़्यादा है। तो बेसिकली डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो देख के हम लोग को समझना चाहिए। और हमको जो इसके ऊपर बात हो रही कि हर एक को अपने रीजन के हिसाब से, जब ब्लू जोन की डाइट अलग है लेकिन हम लोग के अपने हिसाब से डाइट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। तो वी कैन ऑलवेज मेक आवर ओन इंडियन डाइट। ये नहीं कि ओकिनावा के फल और सब लेके यहाँ आया जाए। ग्रीन्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन एंड कार्ब्स। इस कार्ब्स को आप डिस्कार्ड मत कीजिए, सब कुछ का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में। पर एक मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ, आप कोई भी प्रोटीन खाइए, बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए वो ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड्स में बनेगा, तभी वो फिर रीएसिमुलेट होता है बॉडी में। अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करने के लिए एनिमल प्रोटीन को जितनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, प्लांट प्रोटीन उससे बहुत कम एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट वही है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो नॉनवेज खाते हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे। कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो एनिमल प्रोटीन में ही मिलती है, पर थैंकफुली अब उसके हम लोग के पास सप्लीमेंट्स आ गए। लेकिन वो कुछ ही हैं, गिने चुने 3 या 4 हैं अमाइनो एसिड जिसको लेने के लिए हमको एनिमल प्रोटीन की जरूरत। और दुनिया के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स प्योर वेजिटेरियन है, तो बिल्कुल उसको भूल जाइए। बट फोकस विल शुड बी, आपका डाइट में एक एम्पल रोल ग्रीन्स का होना चाहिए, फ्रूट्स का होना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जो ये दोनों मेडिटेरियन और ओकिनावा दोनों की डाइट में बहुत बड़ा कॉमन है, बहुत। और लोकल जो आपका नेचर कहता है कि आपके एरिया में जो सब्जी बनती है वो नेचर आपको उस एरिया के हिसाब से वही सब्जी वही फल देता है और वही सीजन में देता है। उसी को यूज करके हम लोग अच्छा डाइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो दूसरा जो सबसे बड़ा, I think it started the fact it has come from Harvard mainly, then Australian university ने इसको ओके किया। The role of fasting and eating window, ये कैटास्ट्रॉफिक थॉट प्रोसेस चेंज किया है। जहां पर हम लोग पहले बोलते थे हर 2-2 घंटे में रहो, अब ये आपका ईटिंग विंडो शुड बी 8 आवर्स। बाकी प्योर फास्टिंग मीन्स आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं लेना चाहिए 12 घंटे 14 घंटे, जो वॉट एवर यू कैन मैनेज, जिसमें आप कोई भी कैलोरी वाला चीज होना चाहिए, जिसमें शुगर, एंड शुगर इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं ले। आप पानी पी सकते हो, बहुत हुआ ब्लैक टी पी सकते हो, प्लांट के फ्लेवर्स की टी, ऑर्गेनिक टी ले सकते हो, लेकिन इट शुड बी फास्टिंग फॉर दैट 14 आवर्स। प्रैक्टिकल हम लोग की आदत खराब हो गई इसलिए नहीं है, बट ये यंगस्टर्स है वो ऐसा कर रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो रोल ऑफ फास्टिंग, जिस समय हम लोग फास्ट करते हैं उस समय हमारी बॉडी रिपेयर मोड पे चलती है, और जितने डेड सेल्स हैं जो गलत सेल्स डिवाइड करने में आ रहे हैं उसको वो ब्रेक डाउन करके दोबारा रिसाइकिल करती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो एस्टैब्लिश्ड है। इट हैज बीन ट्राइड इन ईस्ट। आप तो ईस्ट सेल को भी खाना कम दिया गया तो वो ज्यादा जिंदा रहे। एक
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में किया गया, देन इट वाज ट्राइड इन रैट्स। रैट्स में देखा है वो ग्रुप ऑफ रैट जो उनको खाना कम दिया गया, बहुत मेथड दिया गया, जो जो चूहे हमेशा भूखे रहते थे वो ज्यादा जिंदा रह रहे थे, और 25 से 30% उनकी लाइफ बढ़ गई, और एक्टिविटी देयर एक्टिव ऑल्सो, तो द बज़वर्ड इज लेस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोटीन ड्रिंक, दिस इज द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ ऑल द डिजीजेस। इसमें जो केमिकल प्रिजर्वेशन होते हैं वो उसको हमको भी नहीं पता क्या है, किसमें क्या है, और एक्चुअल खाने का वो हम लोग के केमिकल जाते हैं जो नुकसान करते हैं, क्योंकि तारा जो शरीर है वो काम तो केमिस्ट्री के थ्रू करता है, केमिकल्स से मोटिवेट होता है। जो हमारे सेल एक दूसरे सेल से कम्युनिकेट करते हैं शरीर में, वो भी केमिकल है, केमिकली मीडिएटेड एक्शन होता है, इट्स इलेक्ट्रिकल ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चीज हो गया। तो एक थॉट प्रोवोकिंग और, एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रेंच लाइलैक, एक आप फ्रेंच लाइलैक इंडियन लाइलैक नीम को कहते हैं बाय द वे। 19 से अर्ली 19 सेंचुरी में यूरोप में, मेडिवल यूरोप में, रादर 18 सेंचुरी में लोग यूज करते थे फ्रेंच लाइलैक एक्सट्रैक्ट को, पत्तियों को, बहुत सारी बीमारियों के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए, सब चीज के लिए, जिसका हमारे पास नीम हम लोग कहते हैं वो है। इससे एक दवा निकली जो 1960, बहुत पुरानी नहीं, मेटफॉर्मिन, जिसको शुगर कंट्रोल के लिए यूज करना शुरू किया गया, और आई तो बहुत बार प्लस माइनस पे रहा, क्योंकि उससे पेट लोग का खराब होते थे। पर धीरे धीरे अब हम लोग को देखा गया कि ये डायबिटीज के कंट्रोल के अलावा ये सेरोटिन को जो है वो एक्टिवेट करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर हाउस है उसको पावर देती है। मीन्स हमारा सेल का जो प्रोटेक्शन है और जो आइडेंटिफिकेशन थी गलत सेल को डिस्कार्ड करे, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये दवा आजकल लॉन्जिविटी के लिए यूज किया जाता है। लोग बड़े बड़े जो यूज हैं बड़ी कंपनी के, वो अपना हफ्ते में एक दिन खा लेते हैं, 2 दिन खा लेते हैं, जस्ट कि हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगा। फास्टिंग करने के एक दिन पहले ये दवा खाते हैं, अगले दिन फास्टिंग रखते हैं, सो दैट बॉडी पोटेंशिएट कर जाए। और अब तो हम लोग के पास बहुत सारे स्टडी आ गए हैं जिसमें देखा गया है सिंगल दवा जो मेटफॉर्मिन है वो कैंसर के अलावा स्ट्रोक में बचाती है। और कोविड में इसको आया कि जो कोविड में जो लोग डायबिटीज या किसी कारण से मेटफॉर्मिन लेते थे, उसमें डेथ की परसेंटेज नॉर्मल लोगों से जो मेटफॉर्मिन लेते थे बहुत कम थी। ये एक बहुत बड़ा वो है, और दैट हैज गिवन राइज टू द रिसेंट इंटरेस्ट इन आवर नीम पेड़। नीम इसी की जात भाई है, सेम ग्रुप है, वो इंडियन लाइलैक कहता है फ्रेंच लाइलैक की जगह। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने खाली उसका एक पढ़ा होगा कि दारू पीने से हार्ट का प्रोटेक्शन होता है। ऐसा होता क्यों है साथियों? एक एक्टिवेटिंग फिजिटिन गिव्स स्ट्रॉबेरी कलर, या ग्रेप्स को, एक रेड जो ज्यादा लाल ग्रेप्स होते हैं उसमें एक एक्चुअल एक्टिव कंपोनेंट होता है, केमिकल होता है जिसको रिजवर्टाल बोलते हैं, रेड वाइन में ज्यादा पाया जाता है। ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये सब अंगूरों में नहीं मिलता है, उस अंगूर में मिलता है जिसको अंगूर को बिना पैम्पर किए जो पेड़ है, मतलब जिस अंगूर को पानी के पेड़ को पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिला, वो पेड़ अपने को प्रिजर्व करने के लिए ये केमिकल बनाता है, और इसको हम लोग यूज करने लगे हैं। और तभी अब आजकल बोला जाता है कि दारू पियो, रेड वाइन पियो, बट रिमेंबर इफेक्टिव होने लगे कि आपको 80 बोतल रेड वाइन की रोज पीने पड़ेगी, तब आपको ये दवा इतनी मिलेगी। इसलिए बेस्ट है, इस नाम के अब सप्लीमेंट आ गए, उसको ले लीजिए। पर ये देखा गया कि अंडर स्ट्रेस जो प्लांट्स है वो अपने को सरवाइव करने के लिए अपने पेड़ के अंदर ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो लाइफ को बढ़ाते हैं, और लाइफ को फाइटिंग स्पिरिट, मतलब फाइटिंग केमिकल देते हैं। इस फाइटिंग केमिकल्स को यूज करने के लिए ऐसे पेड़ों की खेती फिर से शुरू हो गई जिसको कोई खाद पानी कुछ न दिया जाए, और जिसको आजकल हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहने लगे, जहाँ पे नॉर्मल वे में योर क्रॉप बी ग्रोन, deprive them of your manure, water, and उससे जो निकलेगा
वो उस पेड़ में जो बचाएगा उसी को हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग के पास भी वो केमिकल आ जाएगा। इसको सिर्ट्यून एक्टिवेटिंग कंपाउंड कहते हैं, कॉल्ड स्टैक। और फिर एनर्जी बूस्टर्स आ गए, एनएमएन करके। ये सब ऐसे हैं जो सेलुलर इम्यूनिटी देते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो अब सप्लीमेंट के रूप में मिलने लगी। पर वही है कि इतनी नहीं किसमें क्या, उसमें साथ में क्या है दवा के साथ, ये नहीं पता चलता है। दूसरा जो एक तो डाइट हो गया, विटामिन डी हो गया, और जो दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है जिसके ऊपर हमेशा से बात होती रही है, और हम जस्ट थोड़ा ही से पॉइंट में, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज साथियों जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बनाती है, और हम लोग का सारे बॉडी को गवर्न हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन से वो न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल्स होते हैं जो जाके जीन्स को मॉडिफाई करते हैं और हमारे सेल के हेल्थ बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज से आपका इंक्रीजेज सेंस ऑफ वेलबींग, आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड। हम नहीं खेलते तो बहुत अजीब सा मिस करने लगते हैं। बूस्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दिल के मजबूत करता है एक रोज ट्रेनिंग देके। शार्पन फोकस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, आपको कोऑर्डिनेशन जो हाथ का, दिमाग का और एक्शंस का है, अगर आप शार्प हैं तो आप गिरने लगेंगे, आप बैलेंस अच्छा कर लेंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आप अपने को संभाल नहीं पाएंगे। और ये सब मिला के आपके एजिंग को डिले करता है, बिकॉज आपका सेलुलर हेल्थ अच्छा करता है। और साथियों, लेजरली वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। वो प्रॉपर करते हुए घूमना बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं, वो रिलैक्सेशन आप कह सकते हैं बस। एक्सरसाइज को हम लोग ब्रॉडली 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो जो आप कार्डियो के बोलते हैं, ट्रेडमिल पे चलते हैं या वॉक पे जाते हैं। और वॉक में रिमेंबर, ब्रिस्क वॉक करना जरूरी है। और ब्रिस्क वॉक की परिभाषा ये है कि जब आप चलें और थोड़े, अगर अगर आपको कोई रोक के बात करना चाहे तो आप मुंह से बोल ना पाए, इतना हाफ, इतना आपका होना चाहिए। तो आप चलिए तो पूरा हाथ हिला, पूरा बॉडी हिलाते हुए तेजी से चलिए, और आपका पल्स रेट 130 से ऊपर जाना ही चाहिए, तब वो आपका कहा जाएगा वॉक है। देन वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग, वेट्स आपको थोड़ा बहुत हफ्ते में 3 दिन 4 दिन भी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वेट लेके करिए या जिम आप जाकर कर सकते हैं। एंड तीसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जो कि योगा में सबसे बड़ी बात है। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। तो ये 3 के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। और जो इसका जो रिकमेंडेशन है वो है 150 मिनट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक। बहुत लोग कर लेते हैं, और हम भी जानते हैं कि 150 होना चाहिए, लेकिन मेरा हो नहीं पाता है। पर चलिए, कोशिश तो हम भी करते हैं। 150 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है साथियों, देखने में बहुत कम लगता है। यार कितना हुआ आपका, 2.5 घंटे केवल एक हफ्ते में। लेकिन हाँ, अगर आप लग जाओ सब लोग कर सकते हैं। सो अगर अब हम देखते हैं एजिंग के लिए और ब्रेन को यूज करके हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं जो जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। आपको बहुत, ये यही मैं बोल रहा था तभी, कि व्हाट्सएप पे सब ज्ञान आता है, लेकिन हाँ, इसका फैक्चुअल, बिना फैक्ट के कोई ऐसे बोलेगा नहीं। Factor stimulating brain to produce endorphins, dopamine and serotonin activation. All these things combined will take care of 5 things, जो 9 चीजें बताई थी शुरू में कि 9 फैक्टर्स है, वो 5 जगह पे ये एक्ट करती है। नंबर इज प्रॉपर मेडिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को जो कूलिंग इफेक्ट होता है, हाइपोथैलेमिक एक्सिस से आता है, वो केमिकल पूरे उस समय आपके सेल को करता है, क्योंकि मेडिटेशन के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा जुड़ा रहता है। कॉम्पिटिटिव गेम्स, आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन जो गेम्स आप खेलते हैं उसके अंदर जो थ्रिल होता है, जब आप चिल्लाते हैं, वो जो मेंटल एक्साइटमेंट है, वो उसका एक रोल ही अलग है आपके एजिंग को रोकने में। यू आर स्टिल ए चाइल्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक, म्यूजिक के ऊपर इतना इंटरेस्ट इस समय है, आप सोच नहीं सकते। अगर कहा जाए कि एक अकेला है जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकता है, आपको बहुत अजीब लगेगा। लेकिन आप खुद सोचिए ठंडे दिमाग से, बहुत बार ऐसा म्यूजिक आप सुन के आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो लेते हैं आप। यू फील गुड, आप सुनने के बाद आप बड़ा मुस्कुराते हो। तो इसका मतलब म्यूजिक में कुछ तो है, और अब तो खैर एस्टैब्लिश है, बिकॉज म्यूजिक के साथ ब्रेन के वेव्स को टच करके किया गया है, और अब केमिकल को भी टेस्ट किया जाता है आफ्टर ए म्यूजिक परफॉर्मेंस। कॉमेडी मूवीज, हॉरर की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉरर का अलग एक्साइटमेंट है, बट दैट डेट्रीमेंटल। कॉमेडी मूवीज एंड शोज, दे आर वेरी गुड टू वॉच, दे कीप योर ब्रेन इन ए हेल्दी वे। एक्सरसाइज हम लोग ने बिल्कुल डिस्कस किया है। एक्सरसाइज के अलावा जो जो आपके सेलुलर हेल्थ पे काम करता है
वो है स्पा। तो ये सब जो इतने मशरूम हो रहे हैं वो गलत नहीं हो रहे हैं। मसाज थेरेपी एंड कोल्ड थेरेपी, हीट की जगह जो कोल्ड जब आप करते हो अपने कोल्ड रखोगे, ये रिकमेंडेड है कि आपका रात का टेम्परेचर आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री कम होना चाहिए। मीन्स आपको कुछ कवर करना पड़े तभी आप प्रॉपर सोना है, तभी उस समय बॉडी के जो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है वो ज़्यादा काम करेगा। तो ठंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स के साथ ब्रिज खेलते हैं, आप कुछ भी गप लगाते हैं, वो भी आपका बहुत बढ़िया समय है जो आपके ब्रेन के डोपामिन प्रोड्यूस करता है। जो झप्पी थी, जादू की झप्पी हम लोग कहने लगे थे अपने संजय दत्त की मूवी मुन्ना भाई के बाद। तो ये जादू की झप्पी ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंडोर्फिन। दैट्स मार्वलस थिंग टू गेट। सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप अंडर नहीं कर सकते, बट इट हैज टू बी, कैविएट है कंसेंसुअल एंड गिल्ट फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, गिल्ट फ्री होना चाहिए। एंड डोंट टेक सेक्स एज ए एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लीज। देयर हैव बीन पीपल जो करते हैं, और सेक्स पे बहुत कुछ लिखा गया, हम डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन दो हमको एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। हमारे ओशो था, वो बहुत बोलते थे। और अल्केमिस्ट के राइटर का एक ब्रिजा करके नॉवेल है, उसमें इसने बात किया है इतने टाइप ऑफ मेडिटेशन के हिसाब से। हॉलीडेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन टू स्टिमुलेट योर ब्रेन और जो फील गुड हार्मोन्स ऑफ द ब्रेन। सोशल वर्क, वॉलंटियरिंग फॉर कॉज, ये अगेन आपके एंडोर्फिन को प्रोड्यूस करता है और आपके लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इजी अवेलेबल है, ए प्रॉपर स्लीप। स्लीप गिव्स योर बॉडी द रिपेयर टाइम। स्लीप इज वेरी वाइटल। आई डू नॉट, मोदी जी इतने कम सो के कैसे काम करते हैं, बट एनीवे आई टॉक टू हिम, क्योंकि उसके साथ वो मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो केमिकल्स इंपॉर्टेंट है डाइट में। मैंने एग्जांपल दिया नीम का, एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो हमारे एज ओल्ड पहले यूज होते थे, अब उसमें सब में इंटरेस्ट दोबारा आ रहा है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा बताऊं, एक समय एज के बाद, क्योंकि मेरा ये फील्ड है, मैं मिस नहीं कर पा रहा था इसके बारे में, एक कुछ मिस हम ब्रेक करना चाहते हैं। एक एज के बाद आप चलना बंद हो रहा है बिकॉज आपके जोड़ खराब हो रहे हैं, प्लीज गेट ए जॉइंट रिप्लेसमेंट। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बदल जाती है। आपको लगता है कि आप ब्रेन से बिल्कुल ठीक है, और लेकिन तब भी एक डर के बारे की पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे कुछ भी होगा, आप जैसे हो उससे अच्छे हो जाओगे। ये आदमी जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये व्हील चेयर पे आए थे, 1 साल से व्हील चेयर में थे, बाथरूम भी वैसे ही जाते थे। ये इनके बाद क्या है, अभी तो और अच्छे हो गए, जरूर दिखाने में। एंड लुक एट सिंपल जॉइंट प्लेसमेंट करने का, ये अभी का किया हुआ है थोड़ा, और बिल्कुल टेढ़ा पैर था जो खड़े भी नहीं हो पा रहे। सिमिलरली, केवल घुटना और कुल्हाड़ियों, बहुत सारे जोड़ बदले जाते हैं। डॉक्टर से समझ के आपको कराना है, बस आपको कारीगर अच्छा चुनना है। सर्जरी एक स्किल जॉब है। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नंबर वन, कोहनी जैसे ये खराब हो चुका है महिला का, और ये कोहनी भी बदला जाता है, और कोहनी उसके बाद पूरा काम है, उसके साथ थोड़े वो रहेंगे, लेकिन फंक्शनल, दिस लेडी इज एब्सोल्युटली फंक्शनल। जो एक नॉर्मल महिला काम करती है वो सब करेगी। हाँ, इस जोड़ से अगर आप चाहोगे वो वेट लिफ्टिंग करना शुरू, नहीं, वो अलाउड नहीं है। इसी तरह कन्हैया की मदर, हमने सबसे पूछ लिया है कि भाई हम ऐसे फिल्म दिखाएंगे, तब हम यूज कर रहे हैं आजकल इनको। तो ये आप देखोगे तो अ, पूरा कंधा भी इनका हमने बनारस उसकी मदर है, और ये एक्सरे है, इसका खैर कोई वैल्यू नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट इट डज, ये आपका खाली चलने के लायक नहीं बनाता है, आपको ग्रेसफुली चलने के लायक बनाता है। ये महिला जो चल रही है, आप इनकी चाल देख लीजिए, और ये मेरा आई थिंक 2004 2005 में किया हुआ है। एंड देन उसके बाद लुक एट दिस ग्रेस, कितना ग्रेसफुली हिप रिप्लेसमेंट के बाद चल रही है। सीढ़ी चढ़ना उतरना विद पूरा पर्सनालिटी बदल जाए साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोग बोलते हैं नीचे बैठना, वो हम नीचे बैठना भी पूरा वो रखते हैं हम लोग, जितने भी जोड़ अब हैं वो उसमें हम कोई भी फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं करते हैं। सॉरी, ये भी दिखा दें, आप देखो नीचे बैठना अलाउड है, पलथी मार के बैठ सकते हैं। ये थोड़ी महिला हष्ट पुष्ट है तो थोड़ा उसको अवॉइड करना पड़ेगा उठने, बट कोई मना नहीं होता।
अंतर ये होता है कि हम बोलते हैं कि आप कैपेबल हो, आप सक्षम हो, लेकिन इसका इस्तेमाल जुडिशियसली करोगे, कभी कभी करोगे, क्योंकि ऐसे करने से ये मैकेनिकल जोड़ होते हैं, उसमें वेयर टियर बढ़ता है तो फेल कर सकता है। और इसी तरह ये इनको मैं ये पहली बार कभी जब पहली बार मैंने कूला पहली बार इसको बोला तुम नीचे बैठ सकते हो, कोई आसाम का था, मुझे आज भी मेरी दोस्ती बहुत चाय लेके आता है, पहली बार बैठ के देख रहा है, इतना परेशान है कि अरे ऐसा हो सकता है। तो दैट इज गुड। So don't think joint replacement is the end of life. Joint replacement is a beginning of new stage of life. और कूल्हा हम लोग को तब भी बहुत यंग लोग को बदलना पड़ता है। ये एक डॉक्टर का है जिसको मैं पहली बार मदुराज में किया था, बहुत पहले का है। इज ए सर्जन नाउ, इज इन इलाहाबाद। और जो उसको मैंने बोला दौड़ के आओ, तो मेरे चैम्बर से तो बड़ा परेशान था कि क्या कह रहा हूँ मैं। और इसी तरह इस लड़के ये अब लखनऊ में है, देखें ये चलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर I'll change and go ahead। ये दौड़ने का वीडियो में बहुत फेमस है, बहुत लोग डॉक्टर्स को भी दिखाते रहता हूँ। इफ आई कुड शो इट, नो सॉरी कांट प्ले मीडिया, एनीवे। और एक दूसरा भ्रांति है कि जोड़ चलेगा नहीं 10 साल। आज जब मैंने जोड़ करना शुरू किया 1990 में, तब मैं भी यही कहता था, पर मैं बोला ना साइंस इवॉल्व हो रहा है। ये एक महिला का, ये लास्ट ईयर का एक्सरे है, तो एक 3 साल पुराना, एक 26 साल पुराना जोड़ है, और उनको आप चलते देख लीजिए। बहुत बड़ी लॉयर है यहाँ के, अब तो 90 के करीब है, लेकिन छड़ी लेके रोज टहलने अभी भी जाती है। तो 26 साल पुराना जोड़, क्या वो जोड़ जो आज दुनिया में है नहीं, अवेलेबल नहीं है, एफएस नहीं है एक तरफ, जो आजकल होता ही नहीं है, वो आज भी महिला चल रही है। यही मेरी सबसे पुरानी लिविंग पेशेंट ये है, और मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरे साथ ही रहती है, वो है। और कितना बदलता है जोड़। और दूसरा, लोग बोलते हैं पलथी नहीं मार सकते, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आप पलथी मार सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल आप ठीक से करोगे। और चाल आप देख लो, ये पहले तो चल रहे हो और अब उनको चल लीजिए, कितना फर्क हो सकता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। और ये 2004 का किया हुआ है, बहुत इनके लिए बहुत बड़े पौवाद थे, कन्नौज के बहुत बड़े मालिक थे, अब तो इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। भाई साहब बोलने लगे बाद में, तो मैं तो एक और शादी कर सकता हूँ। मैंने बोला तुम्हारे ससुराल आए तुमको जिंदा जला देंगे, तुमको पूरी प्रॉपर्टी तो अपने ससुराल से मिली है। पर वे पलथी भी मार सकते थे, ये भी बिलीव नहीं करता था कि मैं पलथी कैसे, कोई लोग मारते नहीं, मार नहीं सकते। और ये 2000 शुरू के मैं अपने किस्से दिखा रहा हूँ, और वो उसको बोला जा रहा है बैठो पलथी, आराम से पलथी मारा जाता है जोड़ के प्रत्यारोपण के बाद। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। और ये इनका कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ने का कोई औचित्य नहीं है। पर ये हर चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कारीगरी है। जोड़ वही है जो सब डॉक्टर लगाते हैं, पर कुछ डॉक्टर, अगर पर्सनलाइज आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप पेशेंट के स्पेसिफिक हिसाब से आप ऐसा एंगल करोगे जो उसके शरीर के हिसाब से उसके मसल्स को बैलेंस करके पूरा अच्छा करेगा, तो सारे फंक्शन आपको मिलते हैं। और चाहे वजन ज्यादा हो जैसे इनका है, या फिर थोड़ा ये भी है, दोनों पलती मारते हैं आराम से लोग, नी रिप्लेसमेंट के बाद पलती मारते हैं। दूसरी बड़ी भ्रांति एक है कि सीढ़ी के क्या होगा। आप ये, मैं अपने हर मरीज को घर भेजने के पहले 3 दिन बाद में भेजता हूँ, तो या 4 दिन बाद, तो अब तो कोशिश ये करते हैं थर्ड डे चले जाएं। तो उनके बाद हम सीढ़ी चढ़ा के भेजते हैं। जो बीच में महिला है वो मेरे स्कूल में थे राउरकेला की। हम तो डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहती तब मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। और वो जूलॉजी की प्रोफेसर बन गई थी। और उसका किया हमने नहीं। और क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, मतलब वहाँ स्कूल में तो इतनी बात कभी नहीं हुई होगी, कभी कभी हम लोग की बात होती थी कि सेक्टर 5 में रहती थी, और उसके पीछे मेरा एक दोस्त रहता था, तो हम लोग जाते थे घर, तो वहाँ मिल जाती थी बस। स्कूल के अंदर तो लड़कियों से बात करना जरा मुश्किल होता था। और ये घर पे है, घर से भेजा है 3 हफ्ते के बाद विदाउट फिजियोथेरेपिस्ट। हम लोग, तुम फेस टाइम मुझसे करो, समझो घुटने में कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, घुटना सीधा करना है, मोड़ना है, बस आपको करने का प्रयास करना है, तो कोई भ्रांति नहीं है। आप आराम से सीढ़ी चढ़ सकते हो, सब कर सकते हो। तो ये सब भ्रांतियां हैं लोगों को कि लाइफ, जोड़ की लाइफ नहीं होती है, हम काम नहीं कर पाएंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। सब कुछ जोड़ के बाद किया जा सकता है। बेसिकली हम लाइफ की ग्रेस वापस करते हैं जोड़ प्रत्यारोपण के। हर सब जितने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट डॉक्टर हैं, सबका ध्येय यही है कि एज में आपका
दिमाग बढ़िया काम, बाकी काम भी आप उतना ही अच्छे से करो। और ये अगेन मेरे बैचमेट उससे पूछा, इंग्लैंड से भेजी थी है, गायनेकोलॉजिस्ट है, और दोनों नहीं रखे, और ये उसका डांसिंग वीडियो है, और बहुत डांस करती है, बहुत ही डांस करने अभी भी हम क्या बैचमेट जा रहे हैं 5 तारीख को लक्षद्वीप क्रूज में, और वो इंग्लैंड से फिर वापस आ रही है, अभी छुट्टी मना रही है इंग्लैंड में, तो आ रही हम लोग के साथ जाएगी क्रूज में। हम लोग उसको वार्न कर रहे हैं गिरना मत। मैं यही उसको बोलता हूँ कि तुम ठीक है, तुम कुछ भी करो, याद रखना तुम्हारे दोनों जोड़ मेरे हैं, तुम्हारे अब नहीं रह गए। तो जोड़ प्रत्यारोपण भी एक बहुत बड़ा साधन है जो आपको एक लाइफ की ग्रेस वापस करता है। एट द एंड हम जो हमारा एक निष्कर्ष हम बोल सकते हैं जो अच्छे लाइफ के लिए आपको करना चाहिए, वो है पहला, रेगुलर स्क्रीनिंग एंड टेस्ट। डोंट शाई अवे, कोई भी हल्का सी परेशानी हो, आप अपना कॉमन सेंस छोड़ दीजिए, प्लीज डॉक्टर से मिलिए जो एक्सपर्ट है। आप एक घर में बिजली का स्विच भी लगवाते हो तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के करोगे, खुद नहीं लगाओगे। शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए प्लीज। तो रेगुलर स्क्रीनिंग और टेस्ट जरूरी है। डाइट के बारे में बहुत चर्चा हो गई, डाइट कंट्रोल करिए, कम खाना ज्यादा अच्छा होता है। आपको हमेशा भूख रहनी चाहिए अंदर से। आप जब चाहे 2 पराठे खा लें, अगर इतना आपके पास भूख है तभी आप, इसका मतलब आप ठीक खा रहे हैं। अगर आपका पेट भर गया, बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा अब और, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। एक बहुत ब्रॉड वे में हम बता रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सप्लीमेंट्स की जरूरत है साथियों। ये शो ऑफ करना कि मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। कुछ सप्लीमेंट्स की हम लोग को जरूरत होगी। विटामिन डी अगर आप धूप में बैठ के लेना चाहो, आसान नहीं है। आप बैठ के उसके बारे में गूगल करो, कौन सा होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, कितना देर होना चाहिए, आसान नहीं है। सप्लीमेंट जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है, विटामिन बी 12 जो वेजिटेरियन है उनको जरूरत पड़ जाती है। कुछ जो हमने वर्ड्स बताए थे जो केमिकल्स आ गए, कोएंजाइम 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसवर्टाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बूस्टर्स इंपॉर्टेंट, दीज ऑल हेल्प इन दिस सेलुलर हेल्थ। और जो हमारे डेड सेल होते हैं, सेंसेंट सेल को बोलते हैं, उनको डिस्कार्ड करता है। टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन एंड कंट्रोल इमोशंस, ये सब हम लोग को व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आता है। एंड प्रॉपर स्लीप फॉर 6 to 8। लास्ट में बस एक लाइन में बोलना चाहूंगा, 24 घंटे हैं आपके पास। आप इतने काम करते हैं, हम लोग, हम भी करते हैं, पर 24 घंटे में आप कम से कम 1 से 2 घंटे अपने शरीर के लिए दीजिए, बाकी 22 घंटे आप जिसके लिए भी जो चाहे करिए। ये बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ भी घर में, अपना घर मेंटेन करते हैं, अपना बगीचा मेंटेन करते हैं, अपनी गाड़ी मेंटेन करते हैं, तो अपने शरीर को मेंटेन करना भी हम ही का, हमारी जिम्मेदारी है। 1.5 से 2 घंटे अपने शरीर के लिए दीजिए, सोच के दीजिए, और फिर बाकी काम कुछ भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे श्रोतागणों को कुछ भी प्रश्न पूछना हो, उंगली उठाएं, और फिर मैं कहूंगा कि वो प्रारंभ। कोई भी प्रश्न पूछना हो, कृपया उंगली उठाइए। मैं और डॉक्टर साहब से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं इस बारे में। जो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि फास्टिंग, जो व्रत रखना है हिंदू धर्म में त्योहारों में, कि वो हमारे डैमेज सेल को रिपेयर कर देता है। इतनी बढ़िया बात बताई। तो मेडिटेशन, हमारा अरविंदो सोसाइटी तो अध्यात्म का वो है, मेडिटेशन इसका परम वो है। तो ये वो चीजें जो हमारे हमारे जीवन में मूलभूत बदलाव तो संबंधित आमंत्रित है। मीरा बहन भी मौजूद है, वो अगर कुछ करना चाहे। मीरा बहन बोलिए, ये अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मीरा बहन अनम्यूट करिए। मीरा जी अनम्यूट करिएगा, पहले अपने को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, अभी अनम्यूट नहीं हुई है। नरेंद्र जी कर देंगे। नरेंद्र जी जी सर, जी 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 जी। जरा मीरा जी को अनम्यूट करिए। सब आप लोग अपने आप अनम्यूट कर सके ये करें। मीरा जी अनम्यूट करिए अपने को। नहीं सुन पा रहे। और कोई आलोक तुलसियान जी बोलना चाह रहे हैं।
फरमाइए, बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिएगा। मैं डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ जी एक और मेरा बहुत क्लास बहुत विद्वतापूर्ण जरूरी है। और बहुत सरल शब्दों में बड़ी गंभीर हाँ, बातें आपने कही। मैं मैं आपसे अभी देखूँ। निवेदन करूं, यहाँ एक हाँ, हॉस्पिटल है हमारे रांची में, जी करीब 200 बेड का, मैं उसके बोर्ड में हूँ जी जी और मैं थोड़ी बहुत डॉक्टरों से मेरा इंटरेक्शन होता है, पर जी आपने बड़ी शोध परक और बड़ी सरल शब्दों में विद्वतापूर्ण बातें कही और मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने धन्यवाद। कई बातें ऐसी ऐसी बताई हैं, एक जगह आप कह रहे थे, तो आपको सुन के भी हम लोग मुस्कुरा रहे थे डॉक्टर साहब। आप कह रहे थे मुस्कुराइए जरूर, आपको सुन के भी हम लोग मुस्कुरा रहे थे कि कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसा समझें। तो दूसरी बात कि ब्रज कला केंद्र को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय विष्णु गोयल जी को प्रणाम करता हूँ। मैं तो एक बार एक प्रोग्राम में जुड़ गया था बीके के, और फिर अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा गोयल साहब ने हमें जोड़ा है, और ये जो विषय है एजिंग ग्रेसफुली मुझे आकर्षक लगा। आपका प्रोफाइल भी बड़ा आकर्षक लगा। और तेजोमय आनंद जी की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी सर, ग्रेसफुल एजिंग, चिन्मया मिशन के जो है ग्रेसफुल एजिंग पूरी एक किताब है। तो शालीनता से दीर्घायु जीवन जो आप लोगों ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ ब्रज कला केंद्र को भी और थोड़ा डॉक्टर एस प्रसाद साहब को प्रणाम। हाँ गीता डॉक्टर जी, साहब, गीता जी नमस्कार डॉक्टर बोलिए। साहब। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने क्वेश्चन को छोटा रखें। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मैंने अनफॉर्चुनेटली आधे में ज्वाइन किया, पर जो सुना मुझे बहुत ही काम का लगा, बहुत ही काम का है। हम लोग भी एज कर रहे हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम। हेलो हेलो। हाँ हाँ, हाँ सुन रहे सुन हैं, रहे हैं सुन रहे हैं, हाँ, बोलिए। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब, आई हैड हिस्टेक्टोमी लेप्रोस्कोपी 25 years बैक। तो मैं ओवरी निकलवा दी और यूट्रस निकलवा दिया बिकॉज ऑफ द फाइब्राइड्स। अब मेरे को ऑस्टोपीनिया है। अभी बहुत दिन से मैंने बोन डेस्का वगैरह नहीं कराया है, तो मेरे को कभी एल्बो में, यहाँ नी में है, बिकॉज आई एम 70। और मेरे अभी महीने 1.5 महीने से ये जैसे फिंगर हैं, इसमें काफी अकड़न और प्रॉब्लम है। इसका फिजियोथेरेपी चल रहा है, पर अभी तक ये ठीक होने में से बहुत टाइम लग रहा है। तो एक खाने का शौक है मुझे, एक्सरसाइज वगैरह मैं करती हूँ। देन व्हाट टू डू, यू टेल मी। नंबर एक, आपको ये पता है कि आपको ऑस्टियोपेनिया है, तो आपने इसके लिए किया क्या? पार्डन? आपने बोला ना कि आपको पता है कि आपको जी ऑस्टियोपेनिया जी है, और जी आपको ये भी पता है आपका यूट्रस और ओवरी निकाला गया, उसके कारण ऑस्टियोपेनिया या जी ऑस्टियोपोरोसिस जी होता है। जी जी। पता होना एक बात है, आपने उस पर कार्य क्या किया, आपने उसके परिवारजन, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया? क्या हुआ डॉक्टर साहब, 2 साल तो मैं HRT वगैरह पे थी, उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे कैल्शियम पे डाल दिया और मैं कैल्शियम लेती रही कॉन्टिन्यूसली। फिर मेरे आर्टरीज के पास, हार्ट की आर्टरीज के पास कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया काफी। तो मैंने अभी 2 साल से कैल्शियम छोड़ दिया है, तो मैं कैल्शियम नहीं ले रही हूँ। और बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो नहीं कर रही जो मुझे करना चाहिए, वो मैं जैसे। बस आपको खाली सोच दिला रहा हूँ कि अगर कोई जी परेशानी है तो उसका समाधान आपको खोजना पड़ेगा, शरीर आपका है। तो जी जी आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप खाली सोचोगे मुझे पता है ऑस्टियोपेनिया है ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑस्टियोपेनिया के हम्म, लिए एक स्ट्रक्चर जो में काम होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कैल्शियम जी माध्यम, हमने बोला कैल्शियम खाने से कैल्शियम बॉडी में नहीं जाता है। कैल्शियम के लिए हम्म, कैटलिस्ट की जरूरत होती है, विटामिन डी एक कैटलिस्ट है। लेकिन जब जी हमने बोला कि जो मेनोपॉज, और मैंने आपको तीन उसमें बोला था 3 तरह के होते हैं, लास्ट वाला जो हम्म, बोला था ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें आपको डिफरेंट सॉल्ट्स की जरूरत होती है, डिफरेंट चीजें हैं जो आपके डॉक्टर आपको देंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, एक तो आप कारण वो ठीक कराइए अपने डॉक्टर से मिलके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस में तब्दील हो जाए, आप उसको अटैक कर लीजिए। नंबर 2, एक्सरसाइज आपको करवाना नहीं है, करना है। ये जब तक अपना कर, शब्द नहीं होता, आप नहीं सही हो नहीं, मैं पाओगे। मैं करती हूँ आपको एक्सरसाइज, तो काफी एक्सरसाइज कर। शरीर आपका है, आप फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लीजिएंगे, लेकिन करना आपको है। जी, एक्सरसाइज करवाया नहीं जाता और में हमारे जो नहीं बॉडी मैं, के हाँ लिए हाँ, हम्म, न्यूरोलॉजिकल केस की बात अलग है, बाकी हम जी सब लोग एक्सरसाइज किया जाता है, करवाया नहीं जाता है। जी तो जी आप प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लीजिए। जी बहुत जी। सारे मैं ये सॉल्ट कह, है, जी, मैं जेनुसुमैब है, वेट, टेरिपेराजाइड है, मैं जो इसमें वेट तो जाता नहीं है। बढ़ने देती हूँ, वेट मेरा ठीक है। मैं आपसे ये पूछूंगी कि डॉक्टर साहब, आपसे पर्सनली कहाँ मिल सकते हैं, आपका हम क्लिनिक कहाँ है? मैं यहाँ हम तो महारानी बाग में रहती हूँ। आप मैं तो कानपुर में हूँ, तो आप ओ, दिल्ली में
proper gynecologist, go to a proper endocrinologist. दो सॉल्ट है आपकी उम्र के लिए 70 में दिया जाता है, एक टेरिपेराटाइड है, एक डेनुसुमैब है। हाँ नहीं, और टाइम उसका टू टाइम विटामिन डी और बी तो लेते रहते हैं। ये टाइम टू डॉक्टर टाइम, मैथ्यू है टाइम टू सेंट टाइम कुछ स्टीफन नहीं होता है हॉस्पिटल मैम, में। ये रेगुलर जी सप्लीमेंट है। वही बोले कि आप कोई भी अपने शरीर को कभी भी हल्के में मत लीजिए, जी जी बस जी, ये इम्पोर्टेंट है। ये सोच आप सबको बदलनी पड़ेगी, हम ठीक है। सबको बदलनी पड़ेगी। ये मीरा बहन, एब्सोल्युटली डॉक्टर राइट। साहब से तुम प्राइवेटली भी टेलीफोन पर हाँ, मैं कंसल्टेशन नंबर, कर, मुझे टेलीफोन नंबर दे दें, और मैं दे डॉक्टर साहब दूंगा। को, मैं और डॉक्टर साहब को माध्यम हूँ। कब कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से मैं बात कर सकती हूँ। वेन एवर ही हैज टाइम देन आई कैन टॉक टू हिम। आप इतनी बढ़िया जगह पे हैं, आप वहाँ पे, हम महारानी बाग में डॉक्टर साहनी है, जितेंद्र पॉल सिंह साहनी है कार्डियोलॉजिस्ट, आप उससे मिल अच्छा लीजिए। मेरा रेफरेंस देखो, मेरा बैचमेट है। अच्छा, आप मैं मुझे मैं उनका नंबर बता दीजिएगा, मैं कर लूंगी। डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर मैथ्यू, यू मस्ट बी नोइंग हिम, ही इज इन द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। आई थिंक आई नो हिम, वेरी वेरी नाइस डॉक्टर, इतनी सर्जरीज एंड ऑल दैट वो सारा वैसे करते हैं, चैरिटी के उसमें करते हैं। तो मैंने उनको भी मैं दिखाया था, पर कुछ खास मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए, मैं मीरा बहन, मैं आप मुझे बात नंबर दे करके, दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं दे थैंक यू सो मैं मच। हाँ, और लोगों को और भी बात कोई, करनी है, थैंक यू सो हाँ, मच। तो संजय चतुर्वेदी आप बताइए। मेरे दो सिंपल सवाल हैं। एक तो है कि ये तो बात की कि भाई सर्जरी के बाद, नी रिप्लेसमेंट के बाद आल्टी पाल्टी मार के बैठने में सुविधा थी पेशेंट्स को, लेकिन ये पाल्टी मार के बैठना ठीक है क्या? वैसे हम बात कर रहे हैं 60-70 साल के लोगों की, उसमें क्या हमें नुकसान होता है? नंबर एक। और दूसरा है, पैर जब हम कहते हैं लटकते हैं हमारे, तो लोगों को उसमें नी में भी प्रॉब्लम होती है और सूजन वगैरह भी आती है, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करें प्लीज। कर पहला चीज जो पलथी मारना हमने दिखाया है, वो एक, हम अपने मरीजों से कहते हैं कि आप सक्षम हो, पर करोगे इसका इस्तेमाल समझदारी से करोगे। इसका मतलब हम बहुत लोग को बोलते हैं कि आप कर लो, आप पूजा पे जाओ, किसी के यहाँ जाओ, आप नहीं बताना चाहते हो कि मेरा घुटना बदला है या कूल्हा बदला है, आप बैठ जाओ, और जैसे हम बताएं उसी तरीके से उठ जाओ। बैठने में कोई परेशानी नहीं होती, उठने के समय सावधानी रखनी पड़ती है। और इसको इसलिए फंक्शन तो पूरा है ही, लेकिन हाँ, अगर आप दिन में 4 बजे उठोगे तो ये जोड़ मैकेनिकल होता है। हम लोग के जो नॉर्मल जोड़ है उसमें ब्लड सप्लाई है, वो रिपेयर होते रहता है। जो जॉइंट होते हैं नकली वाले, उसमें रिपेयर नहीं होता, उसमें खाली वेयर होता है, मतलब खाली वो घिसेगा, उसमें रिपेयर होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसको नहीं, सावधानी मेरा सॉरी, मैं आपको इंटर, मेरा सवाल ये था कि नॉर्मल हम लोग 60-70 साल के, उनको पाल्टी मार के बैठना अच्छी बात है या अवॉइड करना चाहिए, या उसमें नुकसान क्या होता है? आप अपना हर एक का कंफर्ट है। मैं खुद नहीं बैठता हूँ नीचे, मुझे जरूरत जी नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, जब पूजा करना घर में पड़ती है तो हम बैठते ही हैं। उसके बाद परेशानी तो होती है, रोज की बात नहीं है। तो ऑकेजनल बैठने की बात मैं कर रहा हूँ कि आपको कमी नहीं है, आप कहीं हैंडीकैप नहीं है। मैं कहने का तात्पर्य यह था कि जोड़ बदलने का मतलब ये नहीं कि आप हैंडीकैप हो गए, आप कैपेबल हो, कर सकते हो, जी लेकिन हाँ, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। जी। और दूसरा, पैर लटकाने से जो नुकसान होता है वो क्या नीज में नुकसान होता है? लटकाने से नुकसान नहीं होता, वो डिपेंडेंट एडेमा होता है। वो बहुत सारे जी और बायोकेमिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में उसके, वो एक द्योतक है कि आपका जो रिवर्स फ्लो है शरीर का पैर से, एंटी ग्रेविटी फ्लो है, उसमें कमी है। तो या तो वेन के अंदर वॉल्व कमजोर है, या फिर आपके कोई दवा से डिपेंडेंट एडेमा हो रहा है। ये दो ही मेन कॉम्बिनेशन है, तो या तो वेन्स का तो वॉल्व कम होगा, या कोई हार्ट की कंडीशन या कोई दवा से होगा। इस केस में आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, लेकिन 90% जो सिंपल मसल टोनिंग एक्सरसाइज है उससे ये कम हो सकता है, मैं या फिर आपको दवा का पता करना है। मैं अब, और कोई व्यक्ति नहीं है तो मैं डॉक्टर मैं एक अनिल सवाल डॉक्टर साहब से चतुर्वेदी, पूछना चाहूंगा, हाँ, सॉरी। समय हो रहा है, बोलिए, बताइए राहुल सर। डॉक्टर साहब, आपने बहुत 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 बढ़िया जानकारी सबको दी है, और मेरे ख्याल से इतने ज्यादा एनलाइटमेंट हर एक को हुआ है इस बारे में। मैं एक छोटी सी बात आपसे ये पूछना चाहूंगा। आपकी एक स्लाइड में मैंने देखा जिसमें आपने मेटफॉर्मिन का जिक्र किया है, जो यूजुअली जिन लोगों को डायबिटिक कंडीशंस होती है वो लोग उसको रेगुलरली लेते हैं। तो जिनको डायबिटिक कंडीशन नहीं है, आई मीन आइदर दे आर ऑन दी बॉर्डर लाइन और अंडर दी बॉर्डर लाइन, बिलो दी बॉर्डर लाइन, क्या उनको भी रेगुलर एक छोटा मिलीग्राम, लेट अस से 500, क्या रेगुलर लेना चाहिए उनको फॉर अ कॉमन
health condition to improve on the daily basis? सर इसी के ऊपर काफी डिबेट चल रहा है। मैंने बोला ना कि इसका ये दूसरा हाँ। इफेक्ट आ रहा है, और पर लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, एविडेंस है। पर अभी रिकमेंडेशन इसलिए नहीं आया कि आप अपने हेल्थ के लिए लीजिए, लोग ले रहे हैं, लेकिन जी। जो एक रिकमेंडेशन आ जाए किताबों में, वो अभी नहीं है। लेकिन ये देखा गया है, और तभी मैंने बोला मेटफॉर्मिन नहीं ले रहे आप अपना, अपने इंडिया में तो नीम इतना है, वो इंडियन हाँ। लाइलैक है, फ्रेंच लाइलैक का एक्सट्रैक्ट वो था, अपने पास इंडियन लाइलैक है, और उसके भी क्वालिटीज वही सब है। कुछ चीजें उसमें कम है, जो मेटफॉर्मिन को यहाँ पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट। जब आपका कोई एक्शन होगा तो उसका कुछ तो बॉडी पे एक्शन है, रिएक्ट। तो हर हर एक्शन अच्छा जी ही तो नहीं जी होगा ना, जी कुछ जी खराब जी भी होगा जी ही। जी। बस वो बात है, तो वो बैलेंस करना पड़ता है। ठीक पर है, ये धन्यवाद। ऑन कार्ड एंड भविष्य है, मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल बढ़ेगा। मैं समझ मैं गया, मैं धन्यवाद। समझता हूँ सभी का हो गया। अगर हमारे बीच में डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी है क्या? डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी नहीं, मेरे को नाम नजर नहीं आ रहा है विष्णु जी। नहीं है। हमारे बीच में अशोक अग्रवाल जी है। अशोक जी, हाँ जी, हैं। अशोक जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे डॉक्टर प्रसाद जी को धन्यवाद ज्ञापन आप करें। डॉक्टर श्री अशोक अग्रवाल। डॉक्टर अशोक, साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अशोक अग्रवाल एकल से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में साउथ दिल्ली चैप्टर से महामंत्री का कार्यभार देख रहा हूँ। नमस्कार सर। आप हमारे एकल के कानपुर चैप्टर के प्रधान हैं। आपसे मेरी मुलाकात रूबरू हुई है कानपुर में, जब आपका पहला कार्यक्रम था मनोज मंतोषिर का। अच्छा, ओके। मैं कानपुर आया था उस टाइम में। अभी रिसेंटली आपका दूसरा कार्यक्रम था हमारा, इनका क्या हमारे जो बीजेपी कार्य में वो है नेता सुधांशु त्रिवेदी। राजन त्रिवेदी जी, हाँ उनका उसमें मैं नहीं आ पाया, लेकिन हमारी बाकी टीम आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वाकई बहुत बढ़िया ये टॉक रही है हमारे लिए। मैंने पहले भी एक बार आपकी कुछ बातें वहां पर सुनी थी, जब आप कानपुर में उस दिन आपने बात की थी हमारे साथ, बैठे थे हमारे साथ। तो ये जो आपने खाने का बताया ना, मेन तो सही आपने सही कहा है, खाने का जो मामला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने अपने खाने की सुधार लिया तो आधी प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली सॉल्व है। मेरा वजन 91 92 था, मेरे थोड़ी घुटने में प्रॉब्लम हुई, आई एम नाउ 68 69 में चल रहा हूँ मैं। जब मैं अपने यहाँ डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा जी आप मेरे पास बाद में आना, सबसे पहला काम था वजन कम करो आप। उससे पहले मैं आपको कोई दवाई दे नहीं रहा, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको चलने में कोई दर्द नहीं है, सिर्फ उठने बैठने में दर्द है, ये एज में थोड़ा बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वजन कम करो। और डॉक्टर साहब मैंने वो डाइट रिड्यूस करके वजन मतलब ऐसा कम किया, मैं नाउ ऑलमोस्ट 14 kg कम कर लिया। वो 60% प्रॉब्लम मेरी घुटनों की अपने आप ठीक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपके डॉक्टर अच्छे हैं, इसका मतलब मैं तो ये कह पाऊंगा कि आपके डॉक्टर ने बिल्कुल सही मतलब सलाह वो दी। सिर्फ हमने मतलब सुना ये ना, काम है, वजन तुम से आए हो बहुत मेरे फर्क पास, पड़ता है। हाँ तुम आए हो मेरे पास में तो दवाई लिख रहा हूँ, तुम्हें लेना ना लेनी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सब पहले वजन कम कर लो, उसके बाद आओगे मेरा ठीक रहोगे। तो रियली नहीं, आपने जो बात कही है, बाकी अगर जो हम लोग एजिंग पे जा रहे हैं, जो 60 या 55 से ऊपर जा रहे हैं, वो सब चीज़ें अगर जो इम्प्लीमेंट कर लें, इसमें से मैं 50% भी कर लेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत ठीक रहेंगे। नो डाउट अबाउट दैट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे अपना समय देने के लिए। अपना समय बहुत कीमती है आपका, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए 1 सवा घंटा लगाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज कला केंद्र की तरफ से हमारे सभी जो हमारे श्रोता थे, आपकी टॉक को जिन्होंने सुना, उन सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकल डॉक्टर प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हाँ। आपकी क्लास, आपका सेशन हमें महीने 2 महीने में एक बार मिलता रहे तो बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। लेकिन हम लोग मीरा आप जी, ये जी, आधा सेशन अटेंड करने से नहीं चलेगा। वो सो सॉरी भैया, दिवाली का टाइम है, सो हाँ, सॉरी। आप पूरा आगे से सेशन पूरा अटेंड करेंगे तभी नहीं चलेगा। नहीं, मैं 200% करूंगी आगे से। करेक्ट। मैं अब ओके। वंदे मातरम के ट्यून को चालू कर रहा हूँ। हम वंदे मातरम के लिए अटेंशन। सत्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
विष्णु जी एंड करें। हाँ धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।